आज हम देखने वाले हैं बिजनेस लॉ। इसके अंदर हम लोग ने कंप्लीट किया है 3 मॉड्यूल। ठीक है, 3 मॉड्यूल यानी कितने हो गए, 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखने वाले मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में भी 4 क्वेश्चन है, आपको हर मॉड्यूल के अंदर 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मॉड्यूल 4 जो है आपका ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अभी तक जो हम देखते आ रहे थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। ठीक है, 3 मॉड्यूल तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, थर्ड मॉड्यूल जो था वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे था, लेकिन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। आज जो देख रहे हैं वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट मॉड्यूल 4 है आपका। ठीक है, इसके अंदर हम लोग आज देखने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल यानी क्या, यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश देखना है। डिस्टिंग्विश यानी क्या, तफावत। ठीक है, किसके बीच का, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच का। ठीक है, तो सेल यानी क्या, सिंपल लैंग्वेज में सेल बेचना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एग्रीमेंट टू सेल यानी बेचने के लिए कोई करार करना। ठीक है, तो ये सब चीज, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। फाइन, तभी देखो फर्स्ट फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड हायर परचेस एग्रीमेंट। हायर परचेस यानी पता है, ये अभी है नहीं फिलहाल, लेकिन सिर्फ ऐसे ही बताती हूँ। हायर परचेस का मीनिंग पता है, हायर रेंट पे परचेस। यस, रेंट पे जो हम लोग जैसे कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट। फाइन, अब क्या है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि सेल के लिए हम लोग ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इसके लिए सेक्शन है 4। ये मॉड्यूल बहुत इजी है, अभी सबको पता है कि सेल्स क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स क्या है, लेकिन ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके हिसाब से आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, वो ध्यान में रखना है। फाइन, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर ट्रांसफर करता है या एग्री होता है अपनी प्रॉपर्टी बायर के नाम पे करने को। ऑफ कोर्स ना, अगर हम सेल कर रहे हैं यानी क्या होगा, हमारे पास से चीज बिक गई है, तो जो परचेस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, उस चीज का ओनर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfers the property in goods to the buyer for a price। उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उसके प्राइस मिल रही है। ठीक है, देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन, किसके बीच में हो सकते हैं, वन पार्ट ओनर एंड अनदर। राइट ना, जिसके पास से प्रॉपर्टी जो बेच रहा है वो ओनर है। ट्रांसफर कब होता है, जब वो बेच देगा बाद में, तब उसकी ओनरशिप भी क्या होगा, ट्रांसफर। गुड्स के साथ साथ में उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट और कंडीशनल यानी क्या, मीनिंग समझ में आया? एब्सोल्यूट यानी क्या, कंडीशनल यानी क्या? कंडीशनल यानी कंडीशनर नहीं है, कंडीशनर। ओके, कंडीशनल यानी जहाँ पे हमने शर्त रखी है। ठीक है, जो शर्त वाले रहते हैं उसको कंडीशनल बोलते हैं, और एब्सोल्यूट यानी जो डायरेक्टली हम लोग सेल करते हैं उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो हमारी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू द बायर। ठीक है, जो खरीद रहा है उसके पास। द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल। बट वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। क्या बोला यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल के अंदर डायरेक्टली वो ट्रांसफर, जैसे ही मैंने बेचा वो ट्रांसफर हो जाएगा अपना ओनरशिप भी और प्रॉपर्टी भी। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है, इन फ्यूचर, यानी वहाँ पे हम डेट डिसाइड करेंगे कि आपको, अभी हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, ये डेट में आपको, यानी कि ये फ्यूचर डेट में मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी रहेगी वो ट्रांसफर करूंगी, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल समझ में आया? सेल यानी तुरंत हम वहाँ पे आपका जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या कर रहे हैं, ओनरशिप पे ट्रांसफर कर रहे हैं बायर के नाम पे। ठीक है, और जबकि एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में होगा, वो चीज होगी वही चीज, बट क्या होगी, फ्यूचर में। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। ठीक है, एट अ फ्यूचर टाइम or to some condition thereafter to fulfill the contract is called an agreement to sale.
इजी है ना टॉपिक, हाँ ना कि नहीं? एंड एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। अब जो एग्रीमेंट टू सेल है वो कब सेल बनता है? व्हेन द टाइम इलेप्स ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, जब वो टाइम कंप्लीट होगा यानी फ्यूचर डेट हमने डिसाइड किया ना कि हमें सेल करना है, ठीक है, तो वो फ्यूचर डेट जब कंप्लीट होता है, कंडीशन जब फुलफिल होती है, तब वो फिर बन जाता है आपका एग्रीमेंट टू क्या हो जाएगी? सेल। ठीक है, कंडीशन आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू व्हिच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसके दो पार्ट है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, सेल के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, इसके लिए सेक्शन 20। और उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू सेल, जहां पे वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड इज नॉट येट ट्रांसफर टू द बायर, यानी कि तुरंत नहीं ट्रांसफर करते, फ्यूचर ट्रांसफर करते, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ये शॉर्ट में आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया था। इसके लिए सेक्शन है 21 एंड 24, वो रिलेट करते हैं अपने एग्रीमेंट टू सेल के साथ। ठीक है, इसके लिए सेक्शन कौन सा था? सेल के लिए सेक्शन 20, और यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल के लिए यस 21 एंड 24। ठीक है, अब ये जो था पूरा नीचे एक्सप्लेनेशन वो डायग्राम का, ये तो एक बार पढ़ लेना, वही है पूरा। ठीक है, अब सेलर, सेलर यानी कौन? सेलर का मीनिंग क्या होता है? जो बेच रहा है ना, ठीक है, जो एग्री हो रहा है, या फिर जो वहां पे जो पर्सन, यानी कि सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्री, ठीक है, टू सेल हिज गुड्स, उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। ठीक है, और बायर, बायर यानी कौन? जो खरीद रहा है। ठीक है, बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्री टू बाय, उसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। अब है इसका यानी आपको इसके बीच का जब दफावाद आप लिखोगे तो उसके पहले इतना एक्सप्लेन करना है आपको। फाइन, अब वही सब चीजें आपकी इसके अंदर भी है, कुछ अलग नहीं है। ओके, समझ में आया? तो आंसर को किस तरह से लेंथी करना है, 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का, तो सिर्फ इतना सा लिखोगे तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, इसके लिए उसको किस तरह से लेंथी करना है वो देखो। अभी यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सबको तफावत लिखने आता है ना? एक पार्ट हमने सेल का कर दिया, एक पार्ट कर दिया एग्रीमेंट टू सेल का, तो एक पार्ट में पूरा सेल का लिखेंगे, एक पार्ट में पूरा एग्रीमेंट टू सेल का लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ द पार्टीज ऑलरेडी परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल के अंदर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेचर क्या है सेल का? एग्जीक्यूटेड, यानी ऑलरेडी एक जन ने परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बोथ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म देयर म्यूचुअल प्रॉमिस। यहाँ पे दोनों ने प्रॉमिस किया है लेकिन उसके ऊपर परफॉर्मेंस करना बाकी है, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। और सेल का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे एक पार्टी ने परफॉर्म कर चुका है। ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया ये पॉइंट? आगे बढ़ो ना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, कब बनता है? तो दोनों के लिए सेम पॉइंट्स है, व्हेन द टाइम लैप्स और कंडीशंस ऑफ सेल्स आर फुलफिल्ड। ठीक है, तब आपका ये सेल एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है सेल। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट दोनों में कॉमन है। थर्ड है क्रिएशन ऑफ राइट। क्रिएशन ऑफ राइट के अंदर सेल के अंदर क्या है? सेल क्रिएट्स एज जस्ट इन रेम अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, दैट इज द ओनरशिप राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेल कब क्रिएट करता है राइट्स? जब वो बेच दिया, यानी कि राइट्स किसका हो गया? फिर बायर का हो जाता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट। और यहाँ पे कब होता है? इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनम, दैट इज द पर्सनल राइट्स ओनली। यहाँ पे क्या है? जस्ट इन पर्सोनम, और यहाँ पे जस्ट इन रेम। ठीक है, ये जो है जस्ट इन पर्सनल का मीनिंग होता है पर्सनल राइट ओनली। क्या होता है उसका मीनिंग? पर्सनल राइट ओनली। और जस्ट इन रेम का मीनिंग होता है ओनरशिप राइट। ओके, उसका मीनिंग क्या होता है? ओनरशिप राइट। ओके, तो ये हुआ क्रिएशन ऑफ राइट। फोर्थ है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। कब पास होता है प्रॉपर्टी? तो सेल के अंदर प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर विद द रिस्क। और सेकंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या है? प्रॉपर्टी एंड रिस्क डजंट पास टू द बायर।
ऑन द स्पॉट वो हम पास नहीं करते प्रॉपर्टी हो या रिस्क को, किसको, बायर को, वो इन फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर उसने खरीद लिया तो वो ट्रांसफर हो जाता है सेल के अंदर। यहाँ पे सिर्फ हम एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, बेस्ड फ्यूचर डेट पे, इसके लिए सब अब फ्यूचर पे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेमिडाइज इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी रेमिडाइज यानी कुछ उकाल लाना, जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, ब्रीच हो रहा है यानी टूट रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। तो सेल के अंदर क्या है, सेलर इज एंटाइटल्ड टू शीव, क्या कर सकता है, शीव। शीव का मीनिंग क्या है, कल भी बताया था मैंने, केस फाइल करना, ठीक है, शीव करना, यानी कि सेलर इज एंटाइटल्ड टू शीव फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड आल्सो हैज अ राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल, माल को उसके ट्रांजिट में रोक लेना या राइट ऑफ लीन है और रीसेल कर सकता है वो सेलर, ठीक है। और सेकंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर हैज द राइट ओनली टू शीव फॉर डैमेजेस, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या राइट है, सिर्फ वो शीव कर सकता है उसके डैमेजेस, यानी उसको जो नुकसान हुआ है उसके लिए, फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस। लॉस के अंदर है द लॉस विल बी बोर्न बाय द बायर इवन इफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स इज विद द सेलर। एक बार जब खरीद लिया तो उसके बाद नुकसान किसको भरपाई करना पड़ता है, बायर को, क्योंकि उसने खरीद लिया है ना, ये किसके अंदर, सेल के अंदर। बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर द सेलर विल हैव टू पे फॉर द लॉस, क्योंकि अभी तक हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है, तो अगर कुछ नुकसान हुआ तो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर को पे करना रहता है, ठीक है, और सेल के अंदर बायर को बॉर्न करता है लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, 8 पॉइंट है सिर्फ, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इसके अंदर है द सेलर मस्ट डिलीवर दिस गुड्स टू द ऑफिसर असाइनी और रिसीवर एंड कैन क्लेम रिटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस। और इसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल द सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स अनलेस द पेड फॉर। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कैसा है, जब तक वो पेड नहीं करेगा तब तक वो उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कैसा, अगर एक बार कर दिया तो उसके बाद वो रिटेबल डिविडेंड समथिंग वो कर सकता है, अगर पार्टनर्स यानी कि सेलर इंसॉल्वेंसी हो सका तो, फाइन। और इस यहाँ पे द बायर हैज टू प्रूव द अमाउंट, सॉरी, इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, यहाँ पे बायर था, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, मैंने कौन सा पॉइंट पढ़ा, यही ना, द सेलर मस्ट डिलीवर दिस गुड्स टू द ऑफिसर असाइनी और रिसीवर एंड कैन क्लेम रिटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस। और यहाँ पे द सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स अनलेस पेड फॉर। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम द ऑफिसर असाइनी और रिसीवर। और यहाँ पे द बायर हैज टू प्रूव द अमाउंट ही हैज पेड टू द सेलर एंड कैन क्लेम रिटेबल डिविडेंड, ही कैन नॉट कंपेल द रिसीवर टू द सेल एंड डिलीवर द गुड्स, ठीक है। तो इसके लिए एक क्वेश्चंस रखते हैं, अगर इसके अंदर कुछ क्वेरी रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिस्कस द इम्प्लाइड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।